मैं आज बात करने वाला हूँ एक्सिस बैंक के बारे में। हर कोई जानता है प्राइवेट बैंक है और अभी ही कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए हैं जिसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले तिमाही की तुलना में ना केवल रेवेन्यू बढ़ गया, साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया है। और जो ब्रोकरेज फर्म है 90% ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के स्टॉक को खरीदने की बाय रेटिंग दी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज एक्सिस बैंक के बारे में। जैसे पहले बताया प्राइवेट बैंक है और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी के शेयर प्राइस था 1324 रुपीज 20 पैसे और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 3.05% की। अभी ही कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए हैं जिसमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी का ना केवल रेवेन्यू बढ़ गया, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया पिछली तिमाही से। और ब्रोकरेज फर्म ने, अधिकतर ब्रोकरेज फर्म ने 90% ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के स्टॉक को खरीदने की बाय रेटिंग दी है। ये तो बात है कंपनी के शेयर प्राइस की और आज के रिटर्न की, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं, चाहे कंपनी स्मॉल कैप की हो, मिड कैप की हो या लार्ज कैप की हो। एक साल की बात करूं तो एक्सिस बैंक ने ना तो अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया और ना ही निराश किया। मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने एक साल में 13.54% का निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 1173 रुपीज का, जो आज के दिन मिल रहा है 1324 रुपीज 20 पैसे। तो बहुत रिटर्न निकाल के नहीं दिया इस कंपनी ने एक साल में। यदि मैं 5 साल को देखूं तो इस कंपनी ने एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। 91.61% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 691 रुपीज का, जो आज के दिन है 1324 रुपीज 20 पैसे। तो जिससे भी 5 साल पहले एक्सिस बैंक को चुना, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, एक अच्छा अमाउंट लगाया, उसे 5 साल के बाद इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यदि मैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को देखूं तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर चुकी है, क्योंकि ओवरऑल के मामले में इस कंपनी ने अभी तक 16,560% का निकाल के दिया। यानी कि 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 808 रुपीज 80 पैसे का था, जो आज के दिन है 1324 रुपीज 20 पैसे। तो कहाँ 8 रुपये 80 पैसे का शेयर प्राइस 2002 में था और आज 24 साल के बाद वही 8 रुपये 80 पैसा बन गया 1324 रुपये 20 पैसे। तो ऐसा ही होता है, यदि आप धैर्य बना के रखें तो शेयर मार्केट माला माल करता है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1418 करोड़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1041 रुपीज का। ये तो बात है हाईएस्ट और लोएस्ट शेयर प्राइस की। इवेंट्स में नजर डालूं तो पिछले साल, इस साल तो नहीं लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1 रुपए का डिविडेंड दिया था। और लेटेस्ट खबर में बता चुका हूं कि अभी ही कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने इस कंपनी की बाय रेटिंग दी है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 4,24,661 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 2.07 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 13.21 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। आरओई 12.78% है, ना तो बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि बढ़ा हुआ आरओई होता है या पॉजिटिव आरओई होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे फ्यूचर में चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 84.97, ठीक ठाक है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.07% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में।
जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो Q4 का रिजल्ट आ चुका है। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में कमाया 41,143 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1,55,917 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 7,632 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 28,112 करोड़ का। नेटवर्थ 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1,87,871 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1,57,523 करोड़ का। ये तो बात रही फंडामेंटल की, रिटर्न की और कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो FII, एक्सिस बैंक में FII का सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। 42.05% की होल्डिंग FII की है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 34.11% की। DII की होल्डिंग है 9.25% की। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.14% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग की होल्डिंग है सबसे कम 6.45% की। तो अभी ही एक्सिस बैंक के Q4 के रिजल्ट आए हैं, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है पिछले तिमाही की तुलना में, और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया है पिछले तिमाही की तुलना में। और जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने इस कंपनी के खरीदने की रेटिंग दी है, यानी कि बाय रेटिंग दी है। और आपने भी देखा कि कंपनी ने स्पेशली लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। फिर भी आप जिस पे भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।